हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट पाइथन लाइव क्लास। तो इस लाइव क्लास में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, तो वो है फंडामेंटल लैंग्वेज फंडामेंटल आइडेंटिफायर क्या होता है, रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, ये सब टॉपिक हैं। रिजर्व वर्ड्स, डेटा टाइप्स, टाइप कास्टिंग, ऑपरेटर, मैथमेटिकल फंक्शन, इनपुट एंड आउटपुट, कमांड लाइन आर्गुमेंट, उसके बाद फ्लो कंट्रोल, जिसमें आप लूप के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप टाइप उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, फ्रोजन सेट, जेन सेट, फंक्शन, मॉड्यूल्स और पैकेजेस। तो ये जो मेरा 20 या 25 डेज का कोर्स है, जिसमें हम इतने टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तो जो टॉपिक है वो आइडेंटिफायर, रिजर्व वर्ड, डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग, ऑपरेटर, मैथमेटिकल फंक्शन, इनपुट कैसे लेते हैं पाइथन में, कमांड लाइन आर्गुमेंट कैसे रन टाइम कमांड लाइन के थ्रू इनपुट लेते हैं, फ्लो कंट्रोल जिसमें हम लूपिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो है लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सब क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है इसका, पाइथन का। तो इस और लास्ट जैसे ही 25 डेज के बाद हम 100 पैटर्न प्रोग्राम, जो ज़्यादा कंपनियां इसी पैटर्न प्रोग्रामिंग को सबसे, कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन में आप जाइएगा तो 100 पैटर्न का जो प्रोग्राम है, इसमें 5 पैटर्न प्रोग्राम हमको मिल जाएंगे प्रिंट करने के लिए कि हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो इसे आप नोट कर लो, और इसी टॉपिक पे हर लाइव क्लास में, जैसे फर्स्ट फर्स्ट डेज में आज फंडामेंटल, पाइथन फंडामेंटल आज पूरा क्लियर कर दूंगा कि क्या है। उसके बाद आइडेंटिफायर आज क्लियर कर दूंगा। रिजर्व और डेटा टाइप एक नेक्स्ट लाइव क्लास में होंगे। टाइप कास्टिंग ये सब ऐसे ही दो दो टॉपिक को एक एक दिन में मैं खत्म करूंगा। तो अब चलते हैं क्लियर ऑल ड्राइंग। अब होता है कि पाइथन क्या है। पाइथन, तो जैसे बोला जाता है कि पाइथन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल, तो हाई लेवल आपको पता ही होगा कि जो लैंग्वेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज, एक लो लेवल लैंग्वेज। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो मशीन फ्रेंडली होता है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं वो क्या होते हैं, यूजर फ्रेंडली बोल सकते हैं, या डेवलपर जो कोड कर रहे हैं, डेवलपर फ्रेंडली। अब क्या है लो लेवल में, क्या होता है, लो लेवल क्या है, मशीन फ्रेंडली।
इसका मतलब है मशीन को ये जो इंस्ट्रक्शन है लो लेवल का वो क्या हो जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज में भी क्या होते हैं, दो यूज होते हैं। एक होता है असेंबली, असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज, और एक और यूज क्या होते हैं, मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में क्या यूज होता है, यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में न्यूमोनिक्स यूज होते हैं। न्यूमोनिक्स इसका मतलब है यदि आपको एडिशन करना हो, बता रहा हूँ इसको क्लियर अच्छे से क्या होता है, कैसे हम असेंबली लैंग्वेज में कोड करते हैं और कैसे हम हाई लेवल में कोड करते हैं। तो दोस्तों यदि हम असेंबली लैंग्वेज में हमें एडिशन प्रोग्राम करना है, एडिशन किसका, 2 नंबर का, 2 नंबर का एडिशन प्रोग्राम करना है, तो असेंबली लैंग्वेज में देखिए क्या हो, कैसे ये मशीन फ्रेंडली है। तो मान लेते हैं 1+2 को हमें ऐड करना है और आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखिए असेंबली लैंग्वेज का कोड कैसे होता है। अब यहाँ पर एक जो मूव है, ये मूव भी, ये क्या है, यही समझना है आपको, ये न्यूमोनिक्स है। ये किस लिए यूज होता है मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे 1 और 2 को ऐड करने हो, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि मूव, अब देखिए क्या है, जो 1 है वो मूव कर रहा है किस में, बीएल में, ओके। और 2 है जो मूव कर रहा है किस में, सीएल में। और बीएल सीएल क्या है, मान लेते हैं रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। क्योंकि लो लेवल का जो कोडिंग होता है वो रजिस्टर से उसका मेंटेन होता है, ओके। तो 1 जो है वो किसी रजिस्टर में चला गया, बीएल में चला गया, और 2 किस में चला गया, सीएल में मूव कर गया। तो जो बीएल, ये 2 बना, ये बीएल, बीएल में कितना आ गया, 1, और सीएल में कितना आ गया, 2 आ गया, ओके। अब दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड, एडिशन के लिए क्या यूज करते हैं, ऐड का। और ऐड क्या कर देंगे, बी एल कोमा सी एल, ये जो दोनों है वो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। अब ऐड होके किस में ऐड होगा, ये बी एल में ऐड हो जाएगा। सी एल का जो वैल्यू है, सी एल का वैल्यू क्या है, 2, 2 किस में आ जाएगा, फिर बी एल में आ गया। अब ऐड तो हो गया। अब ऐड करने के बाद इसको हमको क्या करना है, क्योंकि अब इसमें आ गया एडिशन का प्रोग्राम, सी एल का जो वैल्यू है बी एल में आ गया। तो बी एल का वैल्यू पहले से क्या था, 1 था, और सी एल का वैल्यू 2 था। तो 2 आ गया बी एल में। तो बी एल को क्या करेंगे हम, कि इस चीज को हम मूव कर देंगे, एक और ले लेंगे रजिस्टर डीएल। तो डीएल की वैल्यू को हम किसमें मूव कर दिए, डीएल में। तो डीएल क्या आ गया, इसमें तो आ गया 3, और इसको हमको प्रिंट करना है। तो जो लो लेवल का प्रोग्रामिंग होता है, यदि आप 1+2 को ऐड कर रहे हैं, 3 आ रहा है, लेकिन ये क्या आ रहा है, आस्की कोड, आस्की कोड। अब आस्की कोड जनरेट करेगा 3 का। तो अब हम हमें क्या करना है, आस्की कोड से हमको रियल 3 लाना है। तो हम क्या करेंगे, जीरो का कितना होता है आस्की कोड, जीरो का आस्की कोड कितना, 48 का जीरो होता है, 49 का 1 होता है, और 50 का होता है 2, और 51 का होता है क्या, 3। और ये 3 तो ऐड हो गया, लेकिन हमें जो आउटपुट चाहिए वो क्या चाहिए, आस्की में नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 चाहिए। तो हम आस्की के लिए क्या करेंगे, 3 आया, तो 3 का ये मूव कर दिया, तो 3 का क्या होता है, 51, ओके। तो 51 आता है, तो हमें क्या कर देना है, इसकी जगह लिख देंगे हम क्या, ऐड कर देंगे क्या, ऐड डीएल में क्या कर देंगे, इस किसको, डीएल को, ये डीएल, डीएल है ना, उसमें कितना जोड़ देंगे, 48। क्योंकि ये क्या कितना आया, बीएल क्या आया, बीएल में आ गया हमें 1 और 2, तो डीएल में आ गया 3, और डीएल में 3 आया। तो ओके, 1 मिनट स्क्रीन शेयरिंग, यहाँ देखिए क्या हुआ था, जो वैल्यू आया था वो डीएल में जाकर स्टोर हो गया था। लेकिन हमें चाहिए कि कितना चाहिए, 3 चाहिए। और वो ASCII वैल्यू, अब ये क्या होगा, अब 3 के लिए यहाँ आ रहा है क्या, 3, और ये जनरेट कर रहा है ASCII कोड में। तो हमें 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या कितना लाना पड़ेगा, 51, 51 को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, 3, क्योंकि 3 जो नंबर है उसका क्या है, ASCII वैल्यू 51। तो हम क्या करेंगे, 41, 48 को क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो ये क्या है, डीएल में क्या कितना वैल्यू था, 3 था, और 48 को जोड़ देंगे किस में, डीएल में। तो कितना हो गया,
अब हो गया 51, तो 51 क्या करेगा, डिस्प्ले कर जाएगा। ओके, तो एडिशन प्रोग्राम क्या करने के लिए, तो सिंपल क्या मेथड है, सिंपल सबसे पहले क्या कर देना है, यदि 1 और 2 को ऐड करना है तो एक चीज, एक जो है वैल्यू, उसको एक रजिस्टर में स्टोर कर देंगे। तो मान लेते हैं BL हो गया और इसको CL में स्टोर कर दिए, तो मूव कर देंगे, सिंपल मूव BL में मान लेते हैं 1 डाल दिए, मूव CL में डाल दिए 2 CL, और दोनों को जोड़ दिए, फिर एडिशन, न्यूमोनिक्स ऐड यूज होता है, तो BL और CL। आगे जाकर ये CL का वैल्यू जो है BL में ऐड हो गया। अब तो लास्ट में क्या बचा, BL बचा। अब BL की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ये ASCII वैल्यू दिखाएगा, तो 3 का कुछ और होता है, और हमें चाहिए ASCII वैल्यू, तो ASCII वैल्यू 50, ये 3 लाना है हमको, क्या प्रिंट करना है 3, क्योंकि 1 और 2 को जोड़ना है, 3 आना चाहिए। अब ये कितना हो रहा है मेरा, ये हो रहा है मेरा 3 का क्या हो गया, जैसे 0 का ASCII वैल्यू क्या होता है 48, 1 का 49, तो हमें चाहिए 51, क्योंकि 3 को करना है। अब ये आ रहा है कितना हो रहा है 40, ये हो रहा है 3, तो हम 51 को प्रिंट करेंगे तब ना डिस्प्ले करेगा 3, तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, 48 ऐड कर देंगे। तो 48 को ऐड करेंगे तो 51, 51 का क्या होता है वैल्यू 3। ओके, तो न्यूमोनिक्स ऐसे यूज होता है, और ये मशीन लेवल का जो है ना असेंबली लैंग्वेज में कोड ऐसे करते हैं, जो क्लियर कर देंगे। अब देखिए, ये तो असेंबली लैंग्वेज समझ में आ गया। अब हाई लेवल मैंने आपको बता ही दिया कि हाई लेवल जो होता है वो किसके फ्रेंडली होता है, वो डेवलपर फ्रेंडली या यूजर फ्रेंडली होता है, लेकिन जो लो लेवल लेवल लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, मशीन फ्रेंडली होता है। अब देखिए, ये तो हो गया कि क्या है, जो पाइथन है वो जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का मैंने बताया कि यदि आपको गेम का कोड करना हो, या आपको वेब एप्लीकेशन बनाना हो, यदि आप या आपको IoT का कोड करना हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोड करना हो, या मशीन लैंग्वेज का कोड करना हो, या डेटा एनालिसिस करना हो, तो सभी के लिए क्या हम पाइथन का यूज हम कर तक सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस। ओके, अब देखिए जो पाइथन जो है वो किन्होंने डेवलप किया था, तो पाइथन जो डेवलप किया था उनका नाम था क्या, गॉडो वैन रोसम। इन्होंने 1989 में डेवलप किया था, जब ये कहाँ काम कर रहे थे, वाइल वर्किंग एट नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट नीदरलैंड। ओके, तो फादर ऑफ पाइथन बोलाएगा तो कौन सा है फादर ऑफ पाइथन, गॉडो वैन रोसम। ओके, अब जो पाइथन जो अवेलेबल हुआ था मार्केट में वो कब हुआ था, क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने पूछ दिया कि ये पाइथन जो आया मार्केट में कब आया, इनके फादर कौन है, ये कैसा प्रोग्रामिंग है। तो जो ये अवेलेबल हुआ था पब्लिक को, वो 1999 में हुआ था। ओके, 89 में तो ये डेवलप हुआ था, लेकिन जो अवेलेबल हुआ था मार्केट में वो 1991 में हुआ था। अब इसका जो ऑफिशियल डेट है, सीएल डेट, वो है 20 फरवरी 1991। अब देखिए क्या है, जैसे किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो ऐसा नहीं है कि उन्हें सबसे पहले, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें सबसे पहले सी लैंग्वेज पढ़ना होगा, या जावा पढ़ना होगा, या पास्कल पढ़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एज ए पाइथन को फर्स्ट
लैंग्वेज रिकमेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाइथन पढ़ने के लिए सी का नॉलेज जरूरी है, जावा का नॉलेज जरूरी है या पास्कल का। तो बिगिनर्स के लिए जिनका शुरुआत है प्रोग्रामिंग, वो पाइथन को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज वो रिकमेंड कर सकते हैं। अब हमें ये अब हम पाइथन का यूज हम क्यों करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पाइथन का यूज हम क्यों करेंगे। एक जावा आप जानते होंगे, जो फेमस ये सब लैंग्वेज है, जावा, पाइथन और सी। अब देखिए क्या है, पाइथन लैंग्वेज बिगिनर्स के लिए इसलिए सही है क्योंकि यदि आपको हेलो प्रिंट करना हो, क्या प्रिंट करना हो, यदि हेलो प्रिंट करना हो स्क्रीन पे, तो इसके लिए पाइथन में क्या करते हैं, सिंपल राइट प्रिंट ऑफ हेलो। ओके, लेकिन यही प्रोग्राम को अब आपको यदि जावा में यदि राइट करना हो, तो उसके लिए आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, पब्लिक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम देते हैं, मान ली क्लास का नाम यदि प्रिंट करना है हेलो, तो हेलो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ओके, उसके बाद क्या कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। शॉर्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें फोकस किस पे करना है, पाइथन पे करना है, लेकिन हमें ये बता दे रहा हूँ कि जावा में इतने लाइन का कोड आपको करना पड़ेगा। यहाँ क्या लिख देंगे, हेलो, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। अब देखिए क्या है, हेलो का जो पाइथन प्रोग्राम है वो कितने लाइन का है, वो एक लाइन का है, ओनली वन लाइन। लेकिन इसी को यदि जावा में हम क्या किए, लिखे, तो क्या कितने लाइन का हुआ, देखिए कितने लाइन का कोड हुआ। तो जावा, अब हम सी में देखिए क्या, यदि हमें सी में लिखना हो तो क्या करते हैं, वर्ड मेन प्रिंट हेलो। ओके, इतना लिखना पड़ता है आपको। तो यहाँ 3 लाइन का कोड, यहाँ पर 5 लाइन का कोड, और यहाँ पर 1 लाइन का कोड। तो देखिए क्या है, पाइथन इसलिए बिगिनर्स के लिए सही है क्योंकि यहाँ जो कोड करना है ना, वहाँ ज़्यादा लाइन का कोड यहाँ पर नहीं लिखना पड़ता है। यदि जावा में आप 15 to 20 लाइन का कोड यहाँ यदि लिख रहे हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा मात्र 5 to 6 लाइन का कोड। और सी में वही मान के चलिए 15 to 20 लाइन है, तो सी में भी आपको इतना लाइन का लिखना ही पड़ेगा। तो पाइथन को, अब देखिए एडिशन का मान लेते हैं प्रोग्राम करना है, किसका, एडिशन का। सी में एडिशन का प्रोग्राम करना हो जावा में, क्योंकि हर लैंग्वेज के बारे में जानना जरूरी है पाइथन। यदि सी में एडिशन का प्रोग्राम करना है तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं पब्लिक ए, सीधा लिख देते हैं वाइड मेन ओके, ए इक्वल टू 10, इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू ए प्लस बी। और यहाँ पे सी को भी कर दीजिएगा क्योंकि इंट ए कॉमा बी कर दीजिएगा। यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे इंट, यहाँ वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया ए बी कॉमा सी, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सी, प्रेसेंट डी सी। ओके, और यही यदि जावा में आपको राइट करना पड़े तो क्या लिखना पड़ेगा, क्लास ऐड, पब्लिक क्लास ऐड, ये क्लास नेम हो गया। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स
इंट ए कॉमा बी, ए इक्वल टू 10 मान लेते हैं, बी इक्वल टू मान लेते हैं 20 और प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, शॉर्ट यूज कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन द सम ए प्लस बी। ये क्या दिखा देगा, ए प्लस बी को ऐड करके दिखा देगा जावा में। तो देखिए सी का लाइन में कितना हुआ, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6। और पाइथन में सिंपल क्या कर देना है, कुछ नहीं करना है आपको। पाइथन में लिख देंगे सिर्फ ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20 और प्रिंट द सम। इतना नहीं भी लिख सकते हैं, द सम सिर्फ डायरेक्ट प्रिंट कर दीजिए द सम ए प्लस बी, बस इतना ही आपको कर देना है। ये कितना लाइन का हो गया, 3 लाइन का कोड हुआ ओनली, और इसमें 6-7 लाइन का, इसमें भी 5-6 लाइन का। तो इसलिए हम पाइथन को क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे इजी लैंग्वेज। ओके, अब देखिए क्या है कि वेयर वी कैन यूज पाइथन। तो पाइथन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए करते हैं, फिर इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन, इसके और बोल सकते हैं वेब एप्लीकेशन, इसे बोल सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बोल सकते हैं स्टैंड लोन एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन। ये डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे, इसको करते हैं। फिर नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं इसका, पाइथन का। फिर गेम डेवलपिंग के लिए, डेवलपिंग गेम, फिर डेटा एनालिसिस के लिए भी इसका यूज होता है, फॉर डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग के लिए, फॉर डेवलपिंग एआई, एप्लीकेशन, इंटरनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कोडिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो ये सब जितने जो हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन। अब देखिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता क्या है, तो सबसे पहले ये जानना है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होता है, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन क्या होता है, डेटाबेस एप्लीकेशन तो आप जानते ही होंगे। जो डेटाबेस का जो डिजाइन होता है वो हो गया डेटाबेस एप्लीकेशन। नेटवर्क प्रोग्रामिंग में पाइथन का कोड करते हैं। गेम डेवलपमेंट में भी पाइथन कोडिंग होता है। और डेटाबेस एनालिसिस के लिए, जैसे डेटा एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं, वहाँ पे मॉड्यूल यूज करते हैं पाइथन का। जैसे वहाँ पर आप नमपाई, मैटप्लोटलिब फॉर क्रिएटिंग ग्राफ, ओके, नमपाई हो गया आपका, हो गया पांडाज हो गया, मैटप्लोटलिब हो गया, नमपाई, ये सब मॉड्यूल है डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। मशीन लर्निंग के लिए जैसे सर्किट लर्निंग सब यूज होता है। फॉर डेवलपिंग एआई एप्लीकेशन के लिए भी इसका बहुत सारा मॉड्यूल बना हुआ है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कोई भी जो डिवाइस है उसे इंटरनेट से यदि कनेक्ट करने हो तो उससे उसका भी जो प्रोग्रामिंग है वो हम पाइथन में करते हैं। तो अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता क्या है। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मतलब है कि यदि हम सी का एडिटर यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं जैसे देव यूज कर रहे हैं सी का एडिटर,
एडिटर या टर्बो सी। तो टर्बो सी को हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिए हैं और उस पर काम कर रहे हैं, उसका इंटरनेट से किस तरह का संबंध नहीं है, तो वैसे एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं। ओके, अब बोलते हैं इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन। तो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन जो होता है वो होता है दो तरह का इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन होता है, एक होता है सर्वर साइड एप्लीकेशन होते हैं और एक होता है क्लाइंट साइड और एक होता है सर्वर साइड। तो आपको समझने होंगे कि क्लाइंट साइड क्या होता है और सर्वर साइड क्या होता है। तो एक हम थोड़ा नोट्स लिखवा देते हैं इस पे। तो देखिए सबसे पहले क्या बताएं, स्टैंड लोन एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन या इसको बोल सकते हैं क्या, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ओके, द एप्लीकेशन that can be executed by from से बोल सकते हैं फ्रॉम रिमोट सिस्टम the application that cannot be executed that cannot be executed from remote system via इंटरनेट बोलिए या नेटवर्क बोलिए, is called standalone application। तो वैसा एप्लीकेशन जो जिसका संबंध इंटरनेट से ना हो, सिर्फ हमें क्या, जैसे हमें सी का एडिटर यूज करते हैं तो सी का एडिटर को इंस्टॉल कर लेना, बस उस पर काम करना, यही क्या है, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन है। ओके, और इंटरनेट जो एप्लीकेशन होते हैं, इंटरनेट एप्लीकेशन, इसमें दो तरह के एप्लीकेशन होता है, एक होता है क्लाइंट साइड, एक होता है सर्वर साइड। अब समझना है आपको कि क्लाइंट साइड क्या होता है और सर्वर साइड क्या होता है। तो क्लाइंट साइड जो होता है एन एप्लीकेशन that is available in server that is downloaded and executed in client system via network कॉल। इसका मतलब क्या, देखिए जो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होते हैं तो उसमें क्या है, मान लेते हैं आपको ओरेकल डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये मान लेते हैं क्लाइंट सिस्टम है और ये क्या है, सर्वर सिस्टम है, ओके। तो यहाँ से यदि आपको ओरेकल डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सर्वर पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, तो रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या, यहाँ सर्वर पे पड़ा हुआ है उसका क्या, प्रोग्राम पड़ा हुआ है, जैसे ओरेकल पड़ा हुआ है यहाँ पे मान लेते हैं सर्वर पे। तो इसको यहाँ पे क्या कर लिए, प्रोग्राम को यहाँ पे क्या कर लिए, डाउनलोड कर लिए किस पे, क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब क्या, अपना सिस्टम पे यहाँ पे रिक्वेस्ट किए हैं और वहाँ से क्या कर लिए, सर्वर पे वो रखा हुआ था ओरेकल का डेटा, ओरेकल का प्रोग्राम, और उसको क्या कर लिए, डाउनलोड कर लिए किस पे, अपने सिस्टम पे। यहाँ पर क्या हो गया, प्रोग्राम था उसको हम डाउनलोड कर लिए क्या, अपने क्लाइंट सिस्टम पे, एक प्रोग्राम हुआ, यहाँ आ गया प्रोग्राम। अब क्या किए, इसको एग्जीक्यूट कर लिए, अरे आउटपुट हो गया। देखिए इसका मतलब क्या है, क्लाइंट सिस्टम में है, जैसे मेरे पास ओरेकल नाम का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम क्या किए, रिक्वेस्ट किए सर्वर पे, तो वहाँ पे oracle.org पे वहाँ पे था प्रोग्राम पड़ा हुआ था, उसको नॉर्मल अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लिए। डाउनलोड करने के बाद हम एग्जीक्यूट किए और अपना जो भी रिक्वायरमेंट है, आउटपुट है सब, वो हम कर लिए। तो ये क्लाइंट साइड हो गया। अब सर्वर साइड में समझिए इसका डिफरेंस क्या है। सर्वर साइड,
सर्वर साइड में क्या होता है, एन एप्लीकेशन दैट resides in server system executed directly in server system via network call. And only sending output as response to client. अब देखिए सर्वर साइड एप्लीकेशन क्या होता है, देखिए जैसे मान लेते हैं ये है क्लाइंट सिस्टम, ओके, क्लाइंट सिस्टम है ये, और ये क्या है, सर्वर सिस्टम है। थोड़ा फिगर खराब है लेकिन समझिएगा टर्मिनोलॉजी को, नोट कर लीजिएगा। तो क्लाइंट सिस्टम ये ब्राउजर मान लेते हैं, यहाँ पे है, हम ब्राउजर ओपन किए और ब्राउजर से हम यहाँ से रिक्वेस्ट किए हैं, ओके। यहाँ पर मान लेते हैं प्रोग्राम है, किस पे, सर्वर पे, और यहीं पर इसको क्या किए, एग्जीक्यूट किए। सर्वर पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके यहाँ से आउटपुट हम ले रहे हैं, ओके। और आउटपुट को अपने ब्राउजर पे मीन्स अपने क्लाइंट सिस्टम पे यहाँ से आउटपुट को ट्रांसफर कर ले रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट हुआ है, रिस्पॉन्स के रूप में क्या आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। आप देखिए क्या करते हैं, जैसे W3C स्कूल जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, जैसे यदि आपको HTML का कोड को रन करना है, हाँ। तो क्लाइंट सिस्टम यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, सर्वर सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, ये ब्राउजर है मान लेते हैं, ये ब्राउजर है, यहाँ पे मान लेते हैं ब्राउज पे किए W3C school.com, ओके। तो ये ब्राउजर पे यहाँ टाइप किए ये, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, यहाँ सर्वर पे जाएगा, ओके। तो यहाँ पे खुल जाएगा क्या, W3C school.com का, यहाँ पे सर्वर पे ये खुल गया। तो यहाँ पे क्या रहता है, देखिए यदि आप वहाँ पर HTML का रिलेटेड या कोई जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कोई कंटेंट पढ़ रहे होते होंगे, तो वहाँ एक इंटरफेस देता है, इंटरफेस कोड को रन करने का एक क्या देता है, इंटरफेस देता है, ऑनलाइन इंटरफेस। तो यहाँ पे क्या है, HTML कोड को आप यहीं पर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, कहाँ पे, सर्वर पर ही, ओके। और जो सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा है उस प्रोग्राम को आप कहाँ से, अपने क्लाइंट सिस्टम पे आउटपुट के रूप में ले लेना, यही क्या होता है, सर्वर साइड। सर्वर साइड का मतलब क्या है, क्लाइंट यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा और यहीं पर क्या होगा, यहीं पे मान लेते हैं WC स्कूल पे ओपन हुआ ये URL, ओपन होने के बाद यहीं पर हम कोड को उसके ऑनलाइन कोड इंटरफेस पे वहीं पर हम राइट करेंगे, यहीं पर हम एग्जीक्यूट करेंगे, और यहीं पर जो आउटपुट आएगा
उसको अपने सिस्टम पे रिस्पॉन्स के रूप में ले लेंगे। यही होता है क्या, सर्वर साइड एप्लीकेशन। ओके। हाँ, अब सर्वर साइड एप्लीकेशन हो गया। अब आता है फीचर। एक मिनट, फीचर्स ऑफ पाइथन। कौन कौन से पाइथन के फीचर हैं? तो जो पहला फीचर है वो क्या है, कल लिख लेता हूँ। उसके बाद एक, सिंपल एंड इजी टू लर्न, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट, पोर्टेबल, 6 डायनेमिकली टाइप्ड, 7 both procedure and object oriented, interpreted, extensible and embedded, और एक और मान लेते हैं 11वां नंबर पे देते हैं, एक्सटेंसिबल लाइब्रेरी। ओके। जो पाइथन का फीचर है वो मैं एक एक करके समझा दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले है सिंपल एंड इजी टू लर्न। इसका मतलब क्या है कि ये जो पाइथन लैंग्वेज है, जैसे मैंने बताया था कि पाइथन में हेलो प्रिंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि ये डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं ना, तो वहाँ पर डेटा टाइप, जैसे सी में क्या लिखते थे, इंट ए इक्वल टू बी। यदि आपको डेटा टाइप की भी जानकारी नहीं है, ए इक्वल टू 10, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डेटा टाइप का इसलिए बाद में जरूरी पड़ेगा क्योंकि जिस टाइप का आप डेटा लेंगे उस तरह का आपको आउटपुट आप क्या करेंगे, आउटपुट के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सिंपल इसलिए है क्योंकि ये क्या है, जो पाइथन है वो क्या है, यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। और इसको इसलिए इजी कर सकते हैं क्योंकि मान लेते हैं यदि हमको हेलो ही प्रिंट करना रहता तो क्या है, सिंपल यूज करते हैं, प्रिंट हेलो। तो जान ही रहे हैं प्रिंट करने का मतलब क्या होता है। जो भी इसमें जो भी रिजर्व वर्ड हम यूज करते हैं तो वो ये सब स्टेटमेंट में ही पता चल जाता है उसका काम क्या है। प्रिंट, जैसे प्रिंट करना है तो प्रिंट फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। फ्रीवेयर का मतलब है कि ये जो पाइथन है वो python.org, मैंने पाइथन का वेबसाइट पर क्या है, फ्रीली अवेलेबल है, उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। एंड ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब क्या है, ओपन सोर्स का मतलब ये है कि यदि आपको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यदि उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करना हो पाइथन में, तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, जैसे पाइथन का जो कोड है उसमें अपना भी कोड उसमें आप जैसे कस्टमाइज करना हो, जैसे कोई एक मूर्ति बनाया है तो आपको फ्रीली छोड़ दिया मूर्ति को, उसको यदि डेंटिंग पेंटिंग करना है तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जो विंडोज है, जैसे विंडोज, तो क्या ओपन सोर्स नहीं है, प्रोप्राइटरी, वो क्या होता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो क्या है, किसी के पास उसका लाइसेंस है, तो वो आदमी आपको ये नहीं देगा ना कि आप इसको खोलें देखें,
अंदर में क्या लिखा हुआ है, क्या कोडिंग है, वो आप नहीं देख सकते, लेकिन ओपन सोर्स क्या क्या है, कैसे कोडिंग किया हुआ है ना, उस पार्ट को आप देख सकते हैं। ओके, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो मैंने बता दिया था पहले ही, ये क्या होता है, यूजर फ्रेंडली या डेवलपर फ्रेंडली होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि यदि आपने विंडोज पे पाइथन का कोड किया और यदि आप चाहते हैं रन करवाने के लिए सोलरिस या मैक या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ओके, जो सी है, सी जो क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। यदि आप सी का कोडिंग यदि आप विंडोज पे किए हैं, आप चाहते हैं कि वो फाइल को हम रन करवा दें सोलरिस पे या लिनक्स पे, तो वो रन नहीं करेगा क्योंकि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। अब आती है डायनेमिकली टाइप का, तो मैंने बता ही दिया कि ये यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो यहाँ पर वैल्यू है वो किस टाइप का है वो पाइथन ले लेता है। जैसे 10 डालें तो वो इन टाइप का है। जैसे मान लेते हैं बी इक्वल टू ले दिया 10.5, तो वैल्यू कैसे जानेगा कि क्या है, तो जान रहा है यहाँ पर क्या है, पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट, तो समझ जाएगा क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट है। यदि ये रहेगा ऐसे मनी से लिखा हुआ, तो समझ आया क्या है, स्ट्रिंग है। ओके, अब पोर्टेबल का मतलब क्या है, देखिए पोर्टेबल को अच्छे समझिए। पोर्टेबल हम क्यों बोले, जो पाइथन लैंग्वेज है वो क्या बताएं, एक तरह से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है, ये जो एक वन वन प्लेटफॉर्म से अदर प्लेटफॉर्म पे इजिली ये क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो सकता है। ओके, तब आता है डायनेमिकली टाइप्ड हो गया बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आप समझेंगे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों को ये क्यों सपोर्ट करता है। देखिए, जैसे प्रोसेसर प्रोसीजर की हम बात करेंगे, प्रोसीजर मतलब होता है फंक्शन। जैसे मान लेते हैं कि हमें सी में एडिशन करवाने हो, मल्टीप्लिकेशन करवाना हो या डिवीजन करवाने हो, ये सब करवाना है, तो हम क्या करेंगे, एक एक मॉड्यूल या एक एक फंक्शन कर लेंगे। जैसे एक फंक्शन डी एफ एफ यू एन सी, तो फंक्शन की जगह क्या, फंक्शन का नाम, जैसे एडिशन एक फंक्शन बना लेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर उसका कोड डाल देंगे। जैसे एडिशन के अंदर, एडिशन फंक्शन के अंदर एडिशन का कोड कर दिए, मल्टीप्लिकेशन के अंदर मल्टीप्लाई का कोड कर दिए, डिवीजन के अंदर डिवीजन डिवीजन का कोड कर दिए। तो क्या है, जिस फंक्शन जैसे एडिशन को हमको रन करवाना हो, तो हम ऐड फंक्शन क्या कर देंगे, सिर्फ नॉर्मली कॉल कर देंगे। तो ये क्या है, प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, एक तरफ फंक्शन बेस्ड है, आप इजीली क्या कर सकते हैं, फंक्शन के थ्रू इसमें कोडिंग कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो है पाइथन है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए है कि यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट और जितना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर है, जैसे इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ओके, पॉलीमॉर्फिज्म, सबको सपोर्ट करता है। बाद में बताएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब एडवांस पाइथन के जब क्लास लेंगे ना, तो उसमें बताएंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, डेटा हाइडिंग क्या होता है। ओके, अब ये क्या बोला, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या है, देखिए यदि आप सी का कोड लिखते हैं, जैसे सी में लिखते हैं प्रिंट का प्रोग्राम, तो क्लियर करते हैं। सी में आप लिख देते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, प्रिंट करवाना हो हेलो, तो सी में क्या लिखना पड़ता है आपको, वर्ड में ये लिखना पड़ता है। तो क्या है, लाइन बाय लाइन, मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख दिए प्रिंट और यहाँ लिख दिए ABC, और यहाँ पर हम सेमीकोलन हम छोड़ दिए। ओके, तो सेमीकोलन छोड़े हैं, विदाउट सेमीकोलन तो होता नहीं है प्रिंट स्टेटमेंट। और हम एक मान लेते हैं, लिख देते हैं एक पाइथन कोडिंग है, पाइथन का कोड लिख रहे हैं, एक था सी कोड। समझिएगा कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कैसे होता है। यहाँ पर लिख दें प्रिंट हेलो, हेलो, और यहाँ पे एक लिख देते हैं प्रिंट हेलो, ओनली हेलो, इसमें ना डबल कोट्स नहीं लगाना है। ओके, इसमें सेमीकोलन नहीं होता है पाइथन में। अब देखिए क्या होगा, जैसे वर्ड में यहाँ प्रिंट हेलो, तो यहाँ ये जैसे ही मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, इसका एग्जीक्यूशन होता है, जो यहाँ पर आया सबसे पहले, तो हेलो प्रिंट देखा कि ये क्या है, सही है। फिर देखिएगा क्या ये यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स है वो सही है, यहाँ सिंटेक्स मिल गया गलत। तो कंपाइल में क्या होता है कि एक ही बार में कोड को क्या करेगा, पूरा देखिएगा कि कोड में कहाँ पर फॉल्ट है, एक ही बार में।
जैसे बोलते हैं ना कि हमको रोटी दो खाने हैं, तो ये नहीं कि अगर एक टुकड़ा खाएंगे एक टुकड़ा खाएंगे, पूरे रोटी को ही रोटी को एक बार में खा लेंगे। ये क्या करता है, पूरे कोड को एक बार में ही देखता है। ये नहीं कि ये वाला देखा था एरर आ गया तो फिर बताया कि नहीं यहाँ पर एरर है, नहीं। सबसे पहले ये देखेगा यहाँ एरर है, यहाँ एरर है, जहाँ जहाँ एरर आ जाएगा वो एक बार में लिख लेगा और लास्ट में बता देगा कि यहाँ लाइन में, इस लाइन में एरर है। ये पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन कोड को क्या करता है, रन करता है। तो लाइन जैसे ही प्रिंट हेलो मिला, ये स्टेटमेंट सही है, तो हेलो प्रिंट कर दिया। अबे देखा, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो क्या करेगा, यहाँ एक आ जाएगा, एरर दे देगा। लेकिन ये क्या, एक स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अदर अगला स्टेटमेंट को नहीं करेगा, क्योंकि इंटरप्रेटर मतलब क्या है, लाइन बाय लाइन एक क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, ये जो हम्म, अब होता है कि कंपाइल्ड, एक मिनट, प्रोग्रामिंग इंटरप्रेटर। अब देखिए क्या है, कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग और क्या बोले थे, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए ये दोनों के टर्मिनोलॉजी में समझिए क्या होता है। जो कंपाइल्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, लैंग्वेज दैट यूजेज ओनली कंपाइलर। ये सिर्फ क्या यूज करता है, ये सिर्फ यूज करता है कंपाइलर। और ये इंटरप्रेटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंपाइलर भी यूज करता है और साथ में क्या यूज करता है, इंटरप्रेटेड इंटरप्रेटर भी यूज करता है। तो जो कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ओनली कंपाइलर यूज करता है, और इंटरप्रेटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंपाइलर के साथ साथ वो इंटरप्रेटर भी यूज करता है। अब ये कैसे करता है इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, यदि सी के कोड को हम मान लेते हैं, एक सी है, सी में क्या है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, मान लेते हैं एबीसी डॉट सी है, ये फाइल का नाम है, डॉट सी से सेव किया, तो इसका मतलब क्या है, सी का है। ओके, इसको हम कंपाइल करते हैं। ओके, तो कंपाइल जब हम करेंगे तो ये क्या करेगा, एबीसी डॉट ओबीजे फाइल बना देगा कंपाइल होने के बाद। अब क्या है, एक लिंकर का कंसेप्ट सुने होंगे आप, जो लिंक करता है सारे मॉड्यूल को, और उसके बाद ये क्या बनाता है, एबीसी डॉट ई एक्स एग्जीक्यूट ऑल फाइल। जब प्रोग्राम क्या लिंक लिंक होने के बाद क्या बनाता है, एबीसी डॉट ई एक्स, क्योंकि एबीसी क्या है, प्रोग्राम का नाम है। ओके, और डॉट सी इसका जानते ही है, किसी का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सी होता है। तो कंपाइल करने के बाद क्या बनाया, ऑब्जेक्ट फाइल बना दिया, और लिंकिंग करने के बाद क्या बना दिया, एग्जीक्यूट फाइल बना दिया। यही क्या होता है, रन करने के बाद एग्जीक्यूट फाइल बन गया। अब देखिए, जो एक कंपाइलर यहाँ काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, जो एक यहाँ पर कंपाइलेशन प्रोसेस यहाँ पर हो गया। अब जो कंपाइल ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट है ना, और यहाँ देखिए लिंकिंग के बीच में यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रहा है, यहाँ पर कंपाइलेशन हो रहा है, यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रहा है। ओके, अब ये क्या था, सी, और सी प्लस प्लस में क्या करते हैं, देखिए सी प्लस प्लस में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एबीसी का, वो एबीसी मान लेते हैं फाइल का नाम है, और सीपी, सी प्लस प्लस क्या होता है, सीपीपी एक्सटेंशन होता है। ये जब कंपाइल करिएगा आप, कंपाइल, तो क्या बनाता है, एबीसी डॉट ओबीजे, और लिंकिंग करने के बाद क्या बनाता है, एबीसी डॉट ई एक्स। तो इसको रन करने के बाद क्या बनाएगा, जब इसको रन, ताकि इसको, इसके बाद क्या, ई एक्स का मतलब क्या हो गया, ये आउटपुट जनरेट करेगा, फिर इसके बाद ये आउटपुट जनरेट करेगा। ओके, अब देखिए, अब जावा का देखा, आपको बता दे रहा हूँ जावा, फिर पाइथन का बताता हूँ कैसे काम करता है। ये क्या बनता है, एबीसी डॉट जावा, जब ये कंपाइल करेगा तो क्या बनाता है, एबीसी डॉट क्लास। ये जो क्लास है वो वही क्या है, बाइट कोड है, बाइट कोड। अब बताता हूँ कि बाइट कोड क्या होता है। अब एबीसी डॉट क्लास जो है,
अब यहाँ पे जावा में पढ़े होंगे आप, जावा वर्चुअल मशीन, वो क्या कर देता है जावा में वर्चुअल मशीन, यही जो बाइट कोड है उसको मशीन कोड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ओके। अब देखिए बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड जैसे भी कोई प्रोग्राम को कंपाइल कीजिएगा ना तो बाइट कोड जनरेट होगा। तो बाइट कोड क्या होता है, एक तरह से सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए एक सिक्योरिटी फीचर है। हम मान लेते हैं कोई इसको जब क्लास फाइल को कीजिएगा ना, जावा फाइल को कंपाइल, तो ये ऐसे ऐसे बनाएगा, तीर का निशान रहेगा, कुछ का निशान रहेगा, ऐसे ही ऐसा देगा कि ये आप पढ़ नहीं सकते हैं इस चीज को। किसके लिए, सिक्योर के चलते, कि इसको आप क्या डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। या डिक्रिप्ट कब होगा, जब इसी का जो जावा वर्चुअल मशीन यदि काम करेगा ना, ये जावा वर्चुअल जो वाइट कोड है वो जानता है, हम लोग नहीं जान सकते हैं कि ये क्या है, लेकिन ये इंटरनली जेवीएम को पता होता है कि इस चीज का मीनिंग क्या है। तो यही क्या करेगा, जो बाइट कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, जावा वर्चुअल मशीन। अब देखिए अगला जो है, इसका मैं बताता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे सिलेक्शन सी लैंग्वेज है, ओके। तो सी लैंग्वेज एक विंडोज मान लेते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक मान लेता हूँ मैं लिनक्स मान लेता हूँ, एक मान लेता हूँ सोल्रिस मान लेता हूँ, ओके। तो सी, तो यहाँ मान लेते हैं एक एबीसी प्रोग्राम का नाम है और डॉट सी, ओके। तो विंडोज में क्या होगा कि जैसे ही ये कंपाइल होगा, तो ये जो काम यहाँ पर करेगा ये किसका काम करेगा, ये विंडोज का कंपाइलर काम करेगा यहाँ पे। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो डॉट सी है, जो कंपाइल करने के लिए कौन सा इसका कंपाइलर काम करेगा, विंडोज का कंपाइलर काम करेगा। अब विंडोज का कंपाइलर क्या कन्वर्ट करेगा, एबीसी डॉट ओबीजे में, ऑब्जेक्ट में, फाइल में, ओके। अब जो ओबीजे फाइल है वो लिंकिंग होगा, लिंकिंग होने के बाद ये क्या बना देगा, एबीसी डॉट ई एक्स टी, ओके। अब जो एबीसी डॉट ई एक्स टी है, इसके बाद आउटपुट मान लीजिए। अब देखिए क्या होगा, जो लिंकर जो यहाँ पर काम कर रहा है, लिंकर, लिंकर या लिंकिंग बोलिए, लिंकर क्या कर रहा है, ए कन्वर्ट करेगा किस में। अब देखिए जो ओबीसी डॉट एबीसी डॉट जो ओ बीजे हुआ ना, वो ये हुआ मशीन लैंग्वेज ऑफ विंडो, ओके। अब देखिए यहाँ पर सी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है, इस चीज को हम समझा रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों है। एबीसी डॉट सी, सी जानते हैं सी का एक्सटेंशन है, कंपाइल किए, तो कंपाइलर में कौन सा कंपाइलर काम करेगा, विंडोज कंपाइलर, तो ये बना दिया एबीसी डॉट ओबीजे। तो ये किसका मशीन लैंग्वेज हुआ, ये विंडोज का एक तरह से हुआ। ये नहीं कि आप रन करवा रहे हैं विंडो मशीन पे और क्रिएट कर दे लिनक्स मशीन का, ऐसा नहीं है, ओके। ये जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर रहे हैं उसी का वो ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसी का कंपाइलर यहाँ पे यूज होगा, उसी का मशीन लैंग्वेज यूज होगा। अब यहाँ एबीसी डॉट ई एक्स बना, अब लिनक्स में देखिए क्या होगा, जैसे एबीसी डॉट सी है, यहाँ लिनक्स कंपाइलर काम करेगा, ओके। और लिनक्स कंपाइलर काम करेगा तो एबीसी डॉट ओबीजे। अब जो यहाँ एबीसी डॉट जो हो रहा है, मशीन लैंग्वेज किसका हो रहा है, मशीन लैंग्वेज ऑफ लिनक्स। अब यहाँ लिंकिंग होने के बाद क्या होगा, लिंकर यहाँ काम करेगा तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एबीसी डॉट बिन। जानते ही होंगे आप, जब लिनक्स पे काम किए होंगे तो यहाँ पर ईएक्सी फाइल नहीं होता है, जब विंडो में ईएक्सी फाइल बनता है, लेकिन ये जब लिनक्स पे काम किया जाए तो क्या बनेगा, ये बिन जो इसका एक्सटेंशन बनता है, ओके। इसके बाद आउटपुट। अब सोल्डरिज पे देखिए एबीसी डॉट सी है, तो इस पर यदि कंपाइल आप कीजिएगा, कंपाइलर यदि आप यूज कीजिए तो किसका करेगा कंपाइलर, ये सोल्डरिज का कंपाइलर यहाँ पे काम करेगा। तो एबीसी डॉट किसमें अति करेगा, ऑब्जेक्ट में, ये किसका होगा, मशीन लैंग्वेज ऑफ किसका, सोल्डरिज। अब ये लिंकर के बाद क्या बना देगा, एबीसी डॉट बिन, ये भी बिन बनाता है, ओके। फिर आउटपुट। यहाँ क्या है, इसलिए रन नहीं होगा क्योंकि ये मशीन जो कंपाइलर यहाँ यूज हो रहा है, विंडोज का कंपाइलर यूज हो रहा है,
और जहाँ मशीन भी कोड कन्वर्ट कर रहा है, वो किसका कन्वर्ट कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है विंडोज का। अब उसको चाहते हैं आप लिनक्स पे काम करवाने के लिए, कैसे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे विंडोज का कोडिंग है, यहाँ विंडोज का कंपाइलर था तो विंडोज का यहाँ मशीन कन्वर्ट किया था। इसलिए क्या है, ये एक इसमें यदि बनाए हैं विंडोज पे तो ये लिनक्स और सोल्रिस पे रन नहीं करेगा। अब जावा का क्यों रन करता है उसका मैं बताता हूँ। अब देखिए जावा का ले लेता हूँ मैं, सिलेक्शन ऑफ थिंग, देखिए एबीसी डॉट जावा, समझिए टर्मिनोलॉजी को। अब यहाँ पे क्या है, कंपाइलर काम करेगा, ये क्या बनाता है, एबीसी डॉट क्लास बनाता है, जनरेट करता है। अब देखिए एबीसी डॉट जो क्लास बनाता है, ये अभी हम काम कर रहे हैं, मान लेते हैं एक कंपाइलेशन फेज है इस तरह से, ये क्या है, कंपाइलेशन फेज है। अब कंपाइल कर गया तो बना दिया क्या, एबीसी डॉट क्लास, ये बाइट बना दिया बाइट कोड। अब यहाँ पे हम तीन ले रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ले रहे हैं विंडोज, एक ले रहे हैं लिनक्स, एक ले रहे हैं सोलरिस। अब देखिए क्या होगा, विंडोज में क्या होगा, यहाँ पे जो क्लास आएगा एबीसी डॉट क्लास, यहाँ ले लीजिए, सब एबीसी डॉट क्लास में आएगा, एबीसी डॉट क्लास। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो रन करेगा वो विंडोज जेवीएम काम करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, लिनक्स का जेवीएम काम करेगा, यहाँ काम क्या करेगा, सोल्रिस का जेवीएम काम करेगा। अब देखिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, इसलिए है कि जो विंडोज जेवीएम है, जो डॉट क्लास फाइल था, जो किसी भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे यदि कंपाइल करते हैं तो जो एबीसी डॉट क्लास जो बाइट कोड है, उसको वो जेवीएम जो है, जिस बाद में जैसे मान लिया अभी विंडोज कोडिंग की और बाद में लिनक्स पे रन करवाना हो तो एबीसी डॉट क्लास है। अब यदि हम लिनक्स पे यदि हम रन करवाएंगे ना तो यहाँ लिनक्स का जेवीएम क्या करेगा कि इसका इंटरमीडिएट, ओके, जैसे जिस लैंग्वेज में हमको रन करवाना है उसका उसके मशीन लैंग्वेज में क्या कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा। यदि एबीसी डॉट क्लास है, यदि सोलरिस के सिस्टम पे रन करवाना है तो क्या करेगा, ये सोलरिस का मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देगा, क्या सोलरिस जेवीएम जो है। तो जेवीएम यहाँ क्या एक बहुत बड़ा मीडिएटर, जेवीएम जो है क्या है, एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, एक ध्यान दीजिएगा, प्लेटफॉर्म में डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। और जो जावा, देखिए जावा को बोलिए क्या, जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन जावा का जो सॉफ्टवेयर है जेवीएम वो क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। क्यों है, इसलिए डिपेंड है कि जिस लैंग्वेज में हमको, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है ना, उसमें जो जेवीएम है यूज होता है, वो क्या करता है, जिस जिस लैंग्वेज में, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में बाइट कोड जनरेट हुआ है, जिस सिस्टम पर हम करवाएंगे उसके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, समझ गया ना। तो ये क्या किया, जैसे यहाँ विंडोज जेवीएम की है, ये तो एक ही जगह था, ये मान लो किसी राइट वंस रन एनीवेयर का जानते ही होंगे आप, तो यहाँ तो विंडोज पर मान लो रन किए, और क्या हुआ था यहाँ पे विंडोज जब जेवीएम काम किया तो ये क्या किया है, जनरेटिंग मशीन लैंग्वेज ऑफ व्हाट, विंडोज, फिर आउटपुट पर प्रोड्यूस कर जाएगा, ओके। अब यहाँ देखिए लिनक्स जब हम क्या किया कि कोई भी क्लास जो फाइल था पहले से बना हुआ, उसको जिस रन पे करवाना है तो लिनक्स में क्या कर दिया, मशीन लैंग्वेज लिनक्स में कर दिया, तो जनरेटिंग यहाँ क्या कर दिया, मशीन लैंग्वेज ऑफ लिनक्स। अब यहाँ क्या कर दिया, वो जनरेटिंग मशीन लैंग्वेज ऑफ सोलरिस। तो इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जिस सिस्टम पे उसको रन करना होता है ना, तो उसके मशीन लैंग्वेज को जो वर्चुअल मशीन है, जो जावा वर्चुअल मशीन है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम रन करवाना है उसी के मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर देता है। लेकिन सी के रिगार्डिंग में ऐसा नहीं है, सी का है, सी में है कन्वर्जन नहीं होता है, सी में जैसे एक बार बना दिया विंडोज का तो अलग रन नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर जो जेवीएम है ना, जेवीएम यहाँ पर अहम रोल निभाता है कि जिस सिस्टम पे हम रन करवा रहे हैं उस सिस्टम के मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ओके। तो यहाँ पर पूछेगा कोई भी आपको जावा में कि जावा का जो जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन है, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, इसलिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है
कि यदि लिनक्स में हम कोड करवा रहे हैं तो लिनक्स सिस्टम के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, सोलरिस के सिस्टम को सोलरिस में कन्वर्ट करवा रहा है। ओके, चलिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की बात हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हो गया है प्लेटफॉर्म पोर्टेबल का तो बता दिए। देखिए पोर्टेबल, पोर्टेबल का मैंने बताया था कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो वन ऑपरेटिंग सिस्टम पे से एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या हो जाएगा, माइग्रेट इजिली कर जाएगा। अब इंटरप्रेटेड मैंने बता दिया आपको। एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि कोई भी अदर लैंग्वेज का यूज हम पाइथन में कर सकते हैं। ओके, वी कैन यूज अदर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पाइथन। और एक बच गया क्या, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। तो जो पाइथन है उसमें इनबिल्ट लाइब्रेरी बहुत है। तो ये क्या है, लाइब्रेरी इनबिल्ट लाइब्रेरी के मामले में क्या है, धनी है, इसके पास बहुत सारा इनबिल्ट लाइब्रेरी है। तो ये हो गया आपका क्या, फीचर्स हो गया। अब आते हैं लिमिटेशन। इसका लिमिटेशन क्या है पाइथन। तो देखिए इससे क्या लिमिटेशन अभी है, परफॉर्मेंस वाइज नॉट अप टू मार्क, बिकॉज इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके, शॉर्ट यूज कर रहे हैं इंटरप्रेटेड। अब देखिए क्या है, परफॉर्मेंस वाइज नॉट अप टू मार्क बिकॉज इट इज इंटरप्रेटेड। हाँ ये जरूरी है, ये है कि पाइथन में जो कोड यदि राइट करना है तो वो जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा हमको वहाँ ज़्यादा हमें कोड नहीं करना पड़ता है। जैसे ना हमें डेटा टाइप लेना, ये जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन करते समय डेटा टाइप की सबकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज इसलिए फास्ट नहीं है क्योंकि इसे रन टाइम में, जैसे कम रन टाइम में क्या होता है, रन टाइम में चेक करता है जैसे ए इक्वल टू 10 है, तो रन टाइम में करेगा कि जो ए है वो किस टाइप का वैल्यू असाइन किए हुए है। तो ये सब, लेकिन जावा ये सब में क्या होता है, जावा में पहले ही बता दिया हो रहता है कि इंट ए है, तो ये पहले से ही इसको पता रहता है। अब इसको क्या है, कंपाइल टाइम के बाद इसको सब चीज को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, क्योंकि हम तो कम लिख रहे हैं कोडिंग, लेकिन बाद में कंपाइलर को क्या करना पड़ता है, ये सब चीज को ध्यान देना पड़ता है। और देखिए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब समझ गए, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है तो टाइम ज्यादा लेगा ही, और एक बार में कोड को वो करके बता देगा तो वो कम लेगा ही। अब देखिए लिमिटेशन सेकंड क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए अभी तक इसका एपीआई नहीं बना हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन। अभी इसका यूज जो है पाइथन का, वो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए नहीं कर सकते हैं। ओके, अब देखिए और दो तीन टर्मिनोलॉजी मैं जैसे बता देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट, हाँ पाइथन वर्चुअल मशीन काम कैसे करता है, ये भी तो ध्यान देना है। देखिए कोई भी आप जब सेव करते हैं पाइथन फाइल को तो क्या हम डॉट पी वाई से सेव करते हैं, मान लेते हैं एबीसी डॉट पी वाई मेरा है। ओके, इसको यदि आप कंपाइल करवा रहे हैं तो क्या बनाता है, ये बाइट कोड में जनरेट कर देता है। अब यहाँ पर काम क्या करता है, पर पाइथन वर्चुअल मशीन। ओके, अब इसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। अब समझिएगा, देखिए एबीसी डाटा मैंने क्या क्यों बताया था कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कंपाइलर का भी काम करता है और यहाँ पे इंटरप्रेटर का भी काम करता है। अब देखिए क्यों करता है, देखिए यहाँ से तो कंपाइल हो गया एबीसी डॉट पी वाई, जो प्रोग्राम था वो कंपाइल होकर क्या बना दिया, बाइट कोड। जैसे इसका जो है डॉट पाई पी वाई सी होता है, डॉट पी डी होता है, ये सब एक्सटेंशन होता है। अब देखिए क्या होता है, अब बाइट कोड तो हो गया, अब बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। ओके, ये काम क्या करता है, पीवीएम जो है वो बार करता है कन्वर्ट बाइट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज।
देखिए क्या है, देखिए क्या है। और जो पाइथन जो वर्चुअल मशीन है वो क्या करता है, कन्वर्ट वाइट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो जब ये जो प्रोग्राम है पाइथन का उसको कंपाइल किया जाए तो बाइट कोड जनरेट करेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो पाइथन वर्चुअल मशीन जो है वो इंटरप्रेटर का काम करता है। इंटरप्रेटर यहाँ ये काम कर रहा है, पाइथन वर्चुअल मशीन जो बाइट कोड जो है ना उसे मशीन लैंग्वेज में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है। देखिए अब पाइथन वर्चुअल मशीन भी, जैसे बोलते हैं ना कि पाइथन क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इसलिए है कि यदि मान लें ये विंडोज पे आप रन किए, एक मिनट, विंडोज विंडोज पे इस प्रोग्राम को रन किए, इसको इसको आप सोलरिस पे रन करवाना हो, यहाँ तक तो सब रहेगा, बाइट कोड सेम रहेगा। अब बाइट कोड को क्या कर देगा, जो ये विंडोज पे है और ये सोलरिस पे रन करवा रहे हैं, तो सोलरिस जो पीवीएम है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, ये भले ही विंडोज पे रन किए हो, अब इसको हमको एग्जीक्यूट करवाना है सोलरिस पे, तो सोलरिस का जो पाइथन वर्चुअल मशीन है वो किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज ऑफ वाट, सोलरिस। ओके, जिस लैंग्वेज में हमको हमें एग्जीक्यूट करवाना हो उस लैंग्वेज में जो पाइथन वर्चुअल मशीन है वो कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। चलिए अब अगला टर्मिनोलॉजी को जानेंगे। अब क्या छूट गया, हाँ। अब देखते हैं कि जैसे बात होती है प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट। ओके, क्या प्रोजेक्ट होता है और क्या प्रोडक्ट होता है, मान लेते हैं डिफरेंस। तो जो प्रोजेक्ट है जो है वो क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर है। प्रोजेक्ट इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड फॉर ए पार्टिकुलर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अब देखिए क्या है, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट, जैसे आपने सुना होगा प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या करती है। तो यहाँ मैंने क्या बताया, प्रोजेक्ट इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड फॉर ए पार्टिकुलर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। यदि किसी आदमी को सॉफ्टवेयर बनवाना हो खुद के यूज के लिए, मैंने पार्टिकुलर यूज के लिए, तो क्या हो गया, प्रोजेक्ट। और वही जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, दैट इज डेवलप्ड फॉर मेनी क्लाइंट्स फॉर सेम रिक्वायरमेंट। अब देखिए क्या है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का मैंने क्या बताया, किसी आदमी को किसी शॉप का बिलिंग सिस्टम बनवाना हो, यदि पार्टिकुलर क्लाइंट को यदि किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़े तो वो क्या है, प्रोजेक्ट है। और प्रोडक्ट का मतलब क्या है, यदि वो बहुत सारे लोग हैं और उसे सेम सॉफ्टवेयर यूज करना हो, जैसे डैट इज डेवलप्ड फॉर मेनी क्लाइंट फॉर सेम रिक्वायरमेंट। जैसे आप एमएस ऑफिस का यूज करते हैं, एमएस ऑफिस का यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, देखिए यहाँ क्या है। तो एमएस ऑफिस क्या है, एक आदमी के लिए तो बनाएगी नहीं कंपनी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक आदमी के लिए तो बनाएगी नहीं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, फॉर मेनी क्लाइंट फॉर सेम रिक्वायरमेंट। द प्रोडक्ट जो होता है वो क्या है, प्रोडक्ट इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड कॉमन फॉर मेनी क्लाइंट्स फॉर द सेम रिक्वायरमेंट। लेकिन प्रोजेक्ट क्या, प्रोजेक्ट इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड फॉर ए पार्टिकुलर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ये तो हो गया प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। अब चलते हैं इसमें कि प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी और एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। आपने नाम सुना होगा,
जैसे जो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है वो सब टीसीएस से सब है। टीसीएस हो गया, और हो गया इन्फोसिस हो गया, जितना छोटा छोटा कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी ये सब है, सीटीएस ये सब हो गया। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आईबीएम आ गया, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, अपाची ये सब आ जाता है। अब देखिए क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी, यदि पार्टिकुलर आदमी को, किसी आदमी को यदि अपना सॉफ्टवेयर बनाना हो तो किस कंपनी में जाएगा वो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में जाएगा। वहां पर क्या काम होता है, वहां सिर्फ होता है डेवलप, मीन्स प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी डेवलप ओनली प्रोजेक्ट विच कंपनीज आर आल्सो कॉल्ड एज सर्विस बेस्ड कंपनी। तो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी को सर्विस बेस्ड कंपनी भी बोलते हैं, सर्विस बेस्ड। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो क्या वो ओनली, ये क्या बनाती है, ओनली प्रोडक्ट, डेवलप ओनली प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट बनाती है। तो यहाँ प्रोडक्ट बनाने का मतलब क्या है, कडावर का च्यवनप्राश नहीं बनाना है, यहाँ कोई सॉफ्टवेयर बनाना है प्रोडक्ट। किसके लिए, सभी के लिए, फॉर ऑल यूजर्स, फॉर सेम रिक्वायरमेंट। जो आईबीएम सब कंपनी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अपाची सब है, तो ये सब क्या करती है, प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट को मार्केट में बेचती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्ट करेगा ये आईबीएम किसी प्रोडक्ट को बनाने में, और ये क्या करेगा इसको, इसे वो, जैसे मान लेते हैं एमएस ऑफिस बनाया है सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट जो है, तो एमएस ऑफिस को क्या कर रहा है वो, बेचते जा रहा है, बेचते जा रहा है, कमाते जा रहा है। इन प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में मान लेते हैं हम एक प्रोजेक्ट बना लिए, तो ये क्या है, एक पार्टिकुलर आदमी के लिए प्रोजेक्ट यहाँ पर बनता है, ये नहीं कि एक बड़ा सा प्रोडक्ट बना रहा है और मार्केट में सप्लाई कर रहा है। जैसे इसका कोई भी, जैसे टीसीएस का कोई अपना नहीं है प्रोडक्ट, ये सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम करता है, अब एक प्रोडक्ट पे काम करता है। ओके। अब देखिए डेवलपमेंट मेंटेनेंस में क्या क्या, डेवलपमेंट मेंटेनेंस, फाइनेंस, इसमें यूज करते हैं बग का, नाम सुने होंगे आप लोग, बग या इशू बोलिए, रेप्लिकेट बोलिए, रिजॉल्व बोलिए, या फिक्स बोलिए, या पैच बोलिए। ओके। तो बग क्या होता है, ए प्रॉब्लम अकर्ड इन प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है, एरर आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं या इशू, दोनों एक ही चीज है। ओके। और रेप्लिकेट क्या होता है, चेकिंग द बग इन लोकल सिस्टम, बग को चेक करना ही लोकल सिस्टम में क्या कहलाता है, रेप्लिकेट, बग इन लोकल सिस्टम। अब रिजॉल्व और फिक्स क्या है, तो रिजॉल्व जान ही रहे हैं, जैसे कोई बग आ गया उसमें और उसको रिजॉल्व करना है, कोई इशू आ गया, इसको बोल सकते हैं सॉल्विंग द बग बाय एडिंग न्यू कोड, या समझ गया ना, पैच। पैच क्या होता है, पैच क्या है, एक तरह से पैच, देखिए हर कंपनी पैच रिलीज करते रहती है। कोई यदि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रहा है या सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो सब क्या होती है, जो भी फीडबैक आता है उसके अनुसार क्या करती रहती है, वो पैच रिलीज करती रहती है, मॉडिफाइड कोड बोलिए इसको, बोल सकते हैं। क्या हो गया, डेवलपमेंट मेंटेनेंस में ये सब यूज होते हैं, बाकी इशू, रेप्लिकेट, रिजॉल्व, फिक्स, पैच, ये सब का यूज होता है। ओके। अब देखते हैं कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन ऑल लैंग्वेज, क्योंकि ये सब जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है कंपाइलर, क्या होता है इंटरप्रेटर, क्या होता है कंपाइल्ड कोड, क्या होता है सोर्स कोड, क्या होता है एग्जीक्यूटेबल कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड। तो पहले जानते हैं सोर्स कोड, क्या होता है सोर्स कोड। तो जो प्रोग्राम
प्रोग्रामर जो रिटर्न कोड करता है ना उसी को बोलते हैं सोर्स कोड। प्रोग्रामर रिटर्न कोड, कोड को क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। और सेकंड है कंपाइल्ड कोड। द कंपाइलर, कंपाइल्ड जो कोड होता है वो कंपाइल होने के बाद जनरेट होता है, तो कंपाइलर जनरेट कोड। और एग्जीक्यूटेबल कोड, टेबल कोड, द कोड दैट इज द कोड दैट इज रेडी टू यूज, रेडी टू एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या है? वह कोड जो एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार रहे। ओके, ये सब आपको, यदि आप बिगिनर्स हैं तो ये सब जानना आपको जरूरी है। अब हो गया। अब चलिए आज का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो ही गया, जेवीएम हो ही गया, जावा वर्चुअल मशीन हो ही गया, पाइथन वर्चुअल मशीन मैंने डिस्कशन कर ही दिया। अब जो आज का क्लास है वो, हाँ, अब फ्लेवर, फ्लेवर क्या है, फ्लेवर ऑफ पाइथन भी डिस्कशन कर ही देते हैं। फ्लेवर ऑफ पाइथन। देखिए फ्लेवर पाइथन का क्या क्या है। फ्लेवर में जान ही रहे हैं कि मान लेते हैं एक बिस्किट खा रहे हैं तो वो किस आइसक्रीम किस का बना हुआ है, दूध का बना हुआ है या पानी का बना हुआ है, क्या क्या का बना हुआ है, तो यहाँ पे भी फ्लेवर्स है पाइथन का। जैसे जो यदि यदि अब यदि हमें पाइथन के प्रोग्राम को सी में राइट करना हो, समझ गया ना, तो उसके लिए क्या यूज होता है, सी पाइथन। ये लिख सकते हैं, ये इट कैन बी यूज टू वर्क विद सी लैंग्वेज। ओके, वैसे ही जावा, जावा के लिए होता है जाइथन होता है, और जे पाइथन होता है। दोनों बोल सकते हैं, जाइथन बोल सकते हैं, जावा पाइथन बोल सकते हैं। इट कैन बी यूज टू टू वर्क विद जावा लैंग्वेज। ओके, जैसे हो गया रूबी, रूबी पाइथन। ये क्या हो गया, इट कैन बी यूज विद यूज टू वर्क विद रूबी पाइथन। तो ऐसे ही बहुत सारा है। चौथा मान पाई पाई, पाई पाई फ्लेवर है। तो पाई पाई फ्लेवर जो है ना वो, पाई पाई फ्लेवर के बारे में बता रहा हूँ। जो पाई पाई जो फ्लेवर है वो, द मेन एडवांटेज ऑफ पाई पाई इज परफॉर्मेंस will be improved because JIT compiler is available inside TVM। तो ये जो ऐसे पाई जो फ्लेवर का यूज करते हैं ना, वो करते हैं परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जिट, जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज होता है। रोज पाइथन हो गया, एनाकोंडा, एनाकोंडा के साथ यदि वर्क करना है ना आपको, एनाकोंडा एक, एनाकोंडा, एनाकोंडा के साथ यूज करना है तो एनाकोंडा पाइथन फ्लेवर है। ओके, अब देखिए ये सब क्या है, फ्लेवर पाइथन का। यदि आपको वर्क करना हो सी के सी के साथ, तो उसके लिए सी पाइथन, जावा के साथ जाई पाइथन। यदि वर्क करना हो रूबी के साथ तो रूबी पाइथन यूज होता है। पाई पाई जो है वो क्या है, परफॉर्मेंस को क्या करने के लिए यूज होता है, इम्प्रूव करने के लिए होता है। और एनाकोंडा पाइथन है जो एनाकोंडा के साथ वर्क करने के लिए इसका यूज होता है, फ्लेवर का। चलिए अब चलते हैं। अभी वर्जन क्या है देखिए, करंट वर्जन, ये वर्जन भी देख ही लेते हैं पाइथन का, बेसिक चल रहा है। पाइथन वर्जन, पाइथन 1.0, पाइथन 2.0,
पाइथन 3.0 इसमें बहुत है, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे ही ले लेते हैं। पाइथन 1 इसके अंदर बहुत सारा रिलीज हुआ है, 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे 3.1, 3.2, 3.7 ऐसे करके। तो देखिए ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1994 जनवरी में। ओके, ये हुआ था अक्टूबर में, रिलीज हुआ था 2000 में, और ये रिलीज हुआ था 2008 के दिसंबर में। अब देखिए जो 1994 में 1.0 जो वर्जन जो आया था उसमें क्या क्या फीचर ऐड हुआ था ये भी जान लेंगे, क्योंकि ये सब पूछता है कि यदि पाइथन वर्जन का, यदि आप जान रहे हैं कि पाइथन 1.0 वर्जन में कौन सा फीचर ऐड हुआ था, 2 में कौन सा हुआ था, 3 में। तो फीचर इसमें ऐड हुआ था, लैम्डा एक फंक्शन है, लैम्डा, फिर मैप, फिल्टर, ये सब बताऊंगा आगे, रेड्यूस, ये सब इंट्रोड्यूस हुआ था कब, पाइथन 1.0 में। पाइथन 2.0 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, लिस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, गार्बेज कलेक्टर, नमपाई मॉड्यूल। ओके, अब देखिए नमपाई मॉड्यूल, मैं जब डेटा एनालिसिस का क्लास लूंगा, डेटा एनालिसिस विद पाइथन, तो नमपाई, पांडाज और मैट प्लॉटलिब के बारे में इसका 8 से 10 घंटे का क्लास है, जिसमें पूरा डेटा एनालिसिस होगा। कैसे किसी डेटाबेस से डेटा को हम उठाते हैं, कैसे उस पर ऑपरेशन करते हैं, डेटा को उठाकर जिस ईयर का, कितने ईयर का क्या ट्रांजेक्शन है उसका हम कैसे प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ पे, ये तो सब मैं बताऊंगा आपको। नमपाई, मैट प्लॉटलिब और पांडाज में कैसे डेटा एनालिसिस करते हैं, जैसे, क्योंकि अभी जब मैं बताऊंगा तो अभी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अभी। अब देखिए जो पाइथन 3.0 में इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था फंडामेंटल फ्लो, फंडामेंटल फ्लो ऑफ लैंग्वेज। ओके, ये सब जानना जरूरी है थोड़ा सा। पाइथन 1.0 में क्या हुआ, लैम्डा, मैथ, फिल्टर ये सब आया था। 2 में लिस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, गार्बेज कलेक्टर ये सब आया था। नंपाई ये सब मॉड्यूल 3.0 में ये सब आया था। फ्लो ऑफ लैंग्वेज, फंडामेंटल, ये सब। चलिए अभी इतना हो गया। अब चलते हैं, देखिए आइडेंटिफायर पे चलते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग time to my live session.